सुप्रभात, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखिए, लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी ने जोर शोर से इसकी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने इस बार 51% वोट हासिल करने का अपना लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेता 400 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं और इसके लिए पार्टी कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में रामलीला की स्थापना करना हो, उसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी। लेकिन बीजेपी इतने पर भी ठहरने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में बीजेपी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के नाम पर एक्शन लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। ईडी ऑफिस, जोनल ऑफिस है पटना में और यहाँ लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। बदले की भावना से ये सब कार्रवाई हो रहा है। ये टॉर्चर करने की जो कोशिश है, उस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ। यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। अगर वैसे जीत नहीं सकते जनतंत्र से, तो दबाव बना करके और डरा करके जीतेंगे। सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? देर है, अंधेर मतलब अंधेर है, मगर सत्ता जो है ना, यह अस्थायी नहीं है। ये संयोग है या प्रयोग पता नहीं, मगर बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान के सत्ताहीन होने के 24 घंटे बीतते बीतते लालटेन छाप पार्टी के तमाम बड़े नेता ईडी दफ्तर के बाहर बैठे थे, क्योंकि अंदर उनके सबसे बड़े नेता ईडी के अफसरों के चुभते हुए सवालों का सामना कर रहे थे। रेल मंत्री रहते जमीन लेकर नौकरी देने के इल्जाम पर सफाई पेश हो रही थी। 11 बजे से अब तक 6:30 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईडी जवाब जो दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थकों की संख्या उतनी ज्यादा आपको यहाँ दिखाई देगी और धीरे धीरे ये समर्थक बढ़ रहे हैं। समर्थकों के अलावा वही चेहरे जो सुबह 11:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और चूंकि अब रात हो गई है, लेकिन ये इसी तरीके से यहाँ डटे हुए हैं कि ईडी और सीबीआई जो है साजिश के तहत बूढ़े आदमी को जो उम्र के एक लंबे पड़ाव पर उनको तंग तबाह किया जा रहा है। हम लोग के भगवान है लालू यादव और उनके लिए हम लोग कब कितना दिन भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। जब तक हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग आराम से उनको ले जाएंगे और 10 नंबर फ्लैट पर हम लोग उनको घर पर पहुँचा के उसके बाद हम लोग चयन होंगे। 75 बरस के लालू यादव से पूछताछ से परेशान आरजेडी के नेताओं की पूरी फौज जमा थी। पटना की सर्द शाम में सियासत उबल रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट से पहले खेल अब शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ईडी एक्शन में है, सीएए की बारी है, यूसीसी की भी तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए को लेकर बीजेपी सरकार किस तरह एक्टिव है, क्यों इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जो ईडी एक्शन की नई कड़ी है, जो उस पटना से आई जहां अभी अभी इंडिया अलायंस में बिखराव। मोदी विरोध के झंडा बरदार बने लालू यादव पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? ये तिलमिलाहट यूं ही नहीं, इसकी वजह है वो ईडी जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अपने बुजुर्ग पिता के बचाव में मीसा भारती दिन भर ईडी दफ्तर पर डटी रही, तो दूसरी बेटियां सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखी। शाब्दिक बाणों की बौछार करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ सीबीआई और ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गिदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
पटना से 5000 किलोमीटर दूर बैठकर रोहिणी अक्सर पिता, परिवार और पार्टी के लिए आवाज उठाती रही हैं। पटना में मौजूद लालू यादव के तमाम करीबी नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जा रहा है और केंद्र सरकार बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये उनकी नीति रही है। और जो भी विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कल सरकार में बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाती है बिहार में, और आज हमारे नेता को तंग किया जा रहा है। क्या आप लोगों को इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल कभी डरती नहीं है, मजबूती के साथ चीजों को संघर्ष कर करके अब विजय प्राप्त करती है। आपको इससे टॉर्चर ही कहेंगे ना। जो व्यक्ति किडनी बदलवा जिनका बदला गया हो और उनको अभी उतना देर बैठना भी नहीं है, और उसको आप मतलब इस तरह से 8-8 घंटा 9-9 घंटा से बैठाए हुए हैं, काफी है। ये छोटा टॉर्चर नहीं हुआ। बदतर स्थिति है। नहीं तो आप मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था, यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। तो देर है अंधेर है, समझा के नहीं, मगर सत्ता जो है ना यह अस्थायी नहीं है। आरजेडी नेताओं की नाराजगी अति पर है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने के लिए तैयार बैठी है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। अब जरा समझिए कि जिस लैंड फॉर जॉब के चक्रव्यूह में लालू यादव खड़े हैं, वो पूरा मामला है क्या। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच रेलवे में घूस लेकर नौकरी देने का इल्जाम लगा। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, जिसके बदले नौकरी पाने वालों ने जमीन दी। आरोप है कि राबड़ी देवी और बेटियों के नाम पर भी जमीन ली गई। लालू प्रसाद यादव 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ईडी ऑफिस से। सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हुई थी और 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और ये आपको समर्थक की आवाज नजर आ रही होगी। ये तस्वीर लालू प्रसाद यादव जिनसे पूछताछ हो रही थी और भीड़ आपको मैं दिखा दूं, भारी संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं जो जब से लालू यादव से पूछताछ शुरू हुआ है तभी से यहाँ खड़े थे। ईडी के सवालों का सामना पहली बार लालू प्रसाद यादव ने पटना में किया है, वो भी फिजिकली प्रेजेंट होकर, और कई बातें कही गई कि लालू प्रसाद यादव बीमार है, लेकिन ये आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। गाड़ी में बैठते हुए लालू प्रसाद यादव आपको नजर आएंगे। पिछले 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लालू प्रसाद यादव का ईडी से सामना हो रहा था, कई तरह के सवालात जो उनसे किए गए, और ये आपको तस्वीर भारी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद यादव आपको नजर आएंगे टोपी पहने हुए, और धीरे धीरे करके अब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। 2021 से जांच एजेंसियां लैंड फॉर जॉब स्कैम वाली फाइल को खंगाल रही हैं। लालू यादव की बेटी कहती हैं कि ये चुनाव के वक्त विरोधियों को डराने की कोशिश भर है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। ये इल्जाम इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी वाली फाइल सिर्फ लालू यादव की ही नहीं खुली, बल्कि पड़ोसी सूबे के सूबेदार भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का इल्जाम है। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सुबह सुबह ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची थी। ईडी के अफसरों को हेमंत सोरेन नहीं मिले। दोपहर खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री दफ्तर से ईडी अफसर को एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें बताया गया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। ईडी के अफसर कागजात समेटकर हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से निकल गए। ये 10वीं बार था जब ईडी ने समन भेजा था हेमंत सोरेन को। बीजेपी कहती है कि हेमंत सोरेन भगोड़े जैसे हो चुके हैं। मोदी विरोधी नेताओं का इल्जाम है कि जानबूझकर इंडिया अलायंस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कल सरकार बनी भाजपा की, आज लालू जी को समन कर लिया। जिस तरीके से एक बड़े आदिवासी नेता को, जो अभी तक इकलौता मुख्यमंत्री था, कोशिश हो रही है कि
न रहे आदिवासी परिवार का, वो भी सोरेन साहब का बड़ा परिवार। तो ये भाजपा दुरुपयोग करती है। असल में ईडी के रडार पर सिर्फ सोरेन नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। उन्हें भी बार बार समन भेजा जा रहा है। उधर ममता बनर्जी का इल्जाम है कि बीजेपी के लोग फोन पर ईडी सीबीआई को भेजने की धमकी दे रहे हैं। जाहिर है जांच एजेंसियां जिस तरह एक्शन में हैं, उसे मोदी विरोधी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। लेकिन सिर्फ ईडी एक्शन में नहीं है, सीएए और यूसीसी की पूरी और पक्की तैयारी कर ली गई है। राहुल का रथ, मोदी का विजय पथ। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन नीतीश के पाला बदलने से ज्यादा हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ब्रिगेड राहुल पर लगातार प्रहार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे बयान दे क्यों रही है? क्या राहुल की न्याय यात्रा का वाकई गठबंधन के साथियों का साथ छूटने से कोई रिश्ता है? क्या राहुल का रथ मोदी के विजय पथ की स्क्रिप्ट लिखते हुए असम से पश्चिम बंगाल और अब बिहार में बढ़ रहा है? जवाब के लिए शुरुआत उस तस्वीर से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी ने कभी नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सिर पर ये मुरैठा बांधा था, लेकिन अब वो नीतीश के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सोमवार को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रथ बिहार की सीमा में दाखिल हुआ, उससे ठीक 24 घंटे पहले बिहार की राजनीति में सारे पासे पलट चुके थे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तस्वीरें बिहार के किशनगंज की हैं। राहुल का रथ बिहार की सड़कों पर भीड़ के बीच दौड़ जरूर रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन का पूरा सियासी गणित ही बदल चुका था। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा शुरू कर रहे थे, तब तक नीतीश कुमार और कांग्रेस एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन बिहार में दस्तक देने से ठीक पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी को देश की सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देखने वाले नीतीश ने उनका ही हाथ झटक दिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। नीतीश कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की वजहें गिना रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को राहुल की तरफ मोड़ दिया है। बीजेपी इसे राहुल की नाकामी बताते हुए कह रही है कि राहुल जहां जा रहे हैं, वहां इंडिया गठबंधन की जमीन ही दरकती चली जा रही है। अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? ये इंडी गठबंधन के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे? एक बड़ा इवेंट कर देते हैं, उसको 1 हफ्ते तक भुना सकते हैं, फिर क्या करोगे? यात्रा तो चल रही है, फिर कुछ और करेंगे, 1 हफ्ता और आप सबको व्यस्त रखेंगे, हम सबको व्यस्त रखेंगे, यात्रा फिर भी चल रही है। ये यात्रा तो मार्च तक चलेगी, अब कितनी सरकारें गिराओगे? जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राहुल की न्याय यात्रा से डरी हुई है, इसलिए इस तरह के प्रपंच गढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगत गुरु
और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु दोनों की एक जुगलबंदी है। जो ड्रामा नचाया गया है बीजेपी की तरफ से, और नीतीश कुमार जी मुख्य अभिनेता थे उसमें, इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस भले ही इसे प्रपंच कहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हुआ ये सियासी उलटफेर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बाजी माना जा रहा है। तेजस्वी की जो बहुजन चरित्र वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलकर बनाई थी, उसका कत्ल क्यों किया? लालू जी को लगा कि यार कभी न कभी तो ये हमारे साथ ही थे, इनकी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है तो इनको मदद की जाए। लेकिन अब उनको वो सब स्वीकार नहीं। हम लोग को छोड़ के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे। तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। हालांकि एनडीए गठबंधन को 54% और यूपीए को करीब 32% वोट मिले थे। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ में थे। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 36% अति पिछड़ा वोटरों की है और माना जाता है कि नीतीश की इन वोटरों पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी की चिंता ये थी, यदि नीतीश महागठबंधन के साथ बने रहते हैं तो लोकसभा चुनाव में थोड़ी मुश्किल हो जाती। ये डर हवा में नहीं था, क्योंकि दिसंबर में हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान था, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। सीटों की बात करें तो नीतीश के बिना एनडीए बिहार की 40 में से सिर्फ 16 से 18 सीटें जीतता दिख रहा था, जबकि इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। बीजेपी इस नुकसान को सहने के मूड में नहीं थी और इंडिया गठबंधन के रवैये से नीतीश खुश नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि अपना अपना राजनीतिक फायदा देखकर बीजेपी और नीतीश कुमार एक ही पाले में आ गए। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही बिहार नाम की चुनौती को बीजेपी ने फतेह कर लिया और इसी के बाद से कहा जाने लगा कि राहुल का रथ बीजेपी के विजय पथ की तरह काम कर रहा है। दरअसल सिर्फ बिहार में ही खेल नहीं हुआ, राजनीतिक खेला तो ममता दीदी ने बंगाल में भी किया। राहुल की न्याय यात्रा के बंगाल में कदम रखने से पहले ही दीदी ने कह दिया था कि चुनाव भी वो अकेले ही लड़ेंगी और यात्रा में भी वो शामिल नहीं होंगी। देखिए আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रथ अभी नॉर्थ ईस्ट में ही घूम रहा था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने हुंकार भरते हुए कहा था कि कांग्रेस ने राजनीतिक शिष्टाचार तक नहीं निभाया, इसलिए वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। राहुल और ममता के बीच आई दूरी की कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। राहुल जब बंगाल पहुँचे थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत इस तरह के पोस्टरों से किया था, जिसमें लिखा था दीदी इज इनफ, यानी पश्चिम बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ दीदी काफी है। और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से करीब 72 घंटे पहले ही ये साफ हो चुका था कि ममता बनर्जी राहुल के साथ नहीं है, जबकि ममता बनर्जी के नो कहने के अगले दिन यानी 23 जनवरी को राहुल गांधी कह रहे थे कि वो दीदी को मना लेंगे। तो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है
उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। शायद राहुल भी जानते थे कि मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता पर तीखे हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। जिस तरह नीतीश ने बिहार में अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया, ठीक उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत रखने के लिए न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। ममता के सामने राजनीतिक मजबूरी ये थी कि अगर वो लेफ्ट से हाथ मिलाती हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगी, क्योंकि बंगाल में ममता की राजनीति का वजूद ही लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने से बना है। मतलब बंगाल में इंडिया गठबंधन में सिर्फ इतना ही बाकी रह गया है कि ममता ऐलान करे कि वो उसका हिस्सा नहीं है। बिहार में तो नीतीश दोस्त से राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं। अब चलिए लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। और यहां इंडिया गठबंधन का सियासी स्वास्थ्य कैसा है, वो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे जरूरी राज्य है, और इसीलिए कांग्रेस ने भी 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए विशेष प्लान तैयार किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा वक्त यानी 11 दिनों तक यूपी में रहेगी और करीब 20 जिलों में 1074 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल का रथ पहुंचने तक इंडिया गठबंधन कितना सुरक्षित रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। दरअसल बिहार में नीतीश कांड के बाद जोर का झटका खाए इंडिया गठबंधन यूपी में भी तकरार का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एसपी ने कांग्रेस से 11 सीटों पर समझौते की बात क्या कह दी, गठबंधन की गांठें चटकनी शुरू हो गई है। सारे के सारे हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में। एक आध दिन में आपको इस चीज की घोषणा अपने आप करने को मिल जाएगी। सब लोग आपको पूरी तरीके से घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी समाजवादी पार्टी को लेकर के मतभेद नहीं है और न ही समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 25 सीटें मांगी है और नेतृत्व ये तय कर चुका है कि 20 सीटों से कम पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीटें जीती थी, जबकि कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और कानपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और इसीलिए यूपी में 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। इस बात की भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज की तारीख में गठबंधन के साथी हैं उनमें से कुछ और लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि जाने का सिलसिला गठबंधन से शुरू हो चुका है। गठबंधन और कमज़ोर होगा उत्तर प्रदेश में। सिर्फ अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला जब तक कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं। अभी जो दिख रहा है, मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही हैं, तो जो पेस था वो पेस खत्म हो गया। अब कोई पेस बीजेपी के सामने यूपी में नहीं है। एक गाना है, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, ये आपने सुना होगा। कुछ हद तक ही सही, लेकिन राहुल के लिए ये गाना एकदम सटीक बैठ रहा है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की स्टेटस रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब आपको इंडिया गठबंधन के एक और अहम सहयोगी केजरीवाल की बात बताते हैं और देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तस्वीरें हरियाणा के जींद से आई हैं, जहां केजरीवाल ने ऐतिहासिक बदलाव रैली को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी हरियाणा में गठबंधन के साथ सहमति करके ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा की 90 सीटों पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी
हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। हरियाणा में समझौते की बात कर रहे हैं, जबकि पड़ोस में पंजाब एकला चलो रे का पहाड़ा पड़ रहा है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की दलील पेश कर रहा है। पूरे देश दा पंजाब बनूंगा हीरो, इस वारी पंजाब चों 13-0 लोक सभा सूपड़े साफ होणगे ना सारियां दे। पंजाब में कांग्रेस की भी भाषा यही है। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से समझौता करने के मूड में नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर प्रदेश नेतृत्व के दबाव में आता है तो पंजाब में भी गठबंधन का गेम होना तय है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के शिक्षकों को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है उस पर सवाल उठने लगे हैं। कानून का राज कायम करने के लिए शिक्षा मंत्री कानून हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? क्या गलत आचरण करने वाले टीचर्स को बुलडोजर मॉडल से ही ठीक किया जा सकता है? क्या मंत्री जी अपनी मनमर्जी से किसी के भी घर पर बुलडोजर चलवा देंगे? आपको दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट से 385 किलोमीटर दूर कोटा के सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गलत आचरण वाले शिक्षकों को आड़े हाथों लिया तो भूल गए देश कानून से चलता है, धमकी या तानाशाही वाले हंटर से नहीं। बहुत बुरा लगता है जब विद्या के मंदिर में सुनता और अखबार में पढ़ता हूँ अमुक विद्यालय में किसी बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो भी शिक्षक के द्वारा। बहुत वेदना होती कि हमारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 दिसंबर 2023 राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद कोटा की रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मंत्री पद की शपथ ली, कसम खाई संविधान के हिसाब से काम और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन शपथ लिए अभी महज 31 दिन ही बीते हैं, शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले मदन दिलावर खुद ही जज बन गए और फैसला भी सुनाने लगे। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। मदन जी को वेदना है, पीड़ा है, वो ये भी जानते हैं दोषी शिक्षकों के घरों पर बुलडोजर चलाने से नियमों की अवहेलना होगी। फिर भी कानून की किताब को बक्से में रखकर पुलिस प्रशासन कोर्ट से ऊपर उठते हुए सिस्टम को सुधारने के लिए निकल पड़ा है। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए, पर ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मेरे इस प्रदेश में जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता भी विचरण करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिक्कत उन शिक्षकों से है जो महिला टीचर या स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं। परेशानी जायज है, छेड़खानी करने वाले टीचर्स पर एक्शन भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो बार बार बुलडोजर के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ये उनका आचरण तो ठीक नहीं लगता। और निर्णय लेने के बाद ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वैधानिक है, अवैध है या किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री जी खुद कानून हाथ में लेंगे? मंत्री जी को मालूम नहीं देश भय और भावनाओं से नहीं चलता। 26 जनवरी पर एक टीचर दारू पीकर डांस कर रहा था वहाँ परबतसर में। मैंने देर रात को उसको निलंबित कर दिया है, कह दिया कि इसको निलंबित कर। ये नहीं चलेगा, किसी की पर नहीं चलेगा। और जो अधिकारी इसमें बीच बचाव में आएगा, कुछ सिफारिश करने की कोशिश करेगा या उसको हल्का लेने की कोशिश करेगा, वो भी उसमें शामिल माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। पेशे से इंजीनियर रहे 64 साल के मदन दिलावर हाल ही में 18,422 वोट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। सीएम भजन लाल ने राज्य की शिक्षा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, लेकिन मंत्री जी तो अलग ही ट्रैक पर चल पड़े।
समाज के अंदर जो शिक्षक है उसका कद बहुत बड़ा माना जाता है और उसका एक तरीके से उससे बहुत उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो उनका ये सोचना मैं सही मानता हूँ कि एक शिक्षक अगर इस तरीके का कोई कृत्य करे तो उस शिक्षक को जरूर सजा मिलनी चाहिए। टीचर्स को मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा मंत्री का जजमेंटल होना कितना सही है, क्या उनको मालूम नहीं? सजा देना कोर्ट का काम है, किसी भी मंत्री या पब्लिक के नुमाइंदे का नहीं। शिक्षा मंत्री जी को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि दुष्कर्म का कोई आरोपी शिक्षा जगत में ना हो। स्कूल में स्कूल के बच्चों के साथ या स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ और पढ़ाई के जो संस्थान है वहाँ पे ये रोक हो और ऐसा सरकार का इकबाल हो कि इस तरह का काम ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी होना और आरोप साबित होने में भी फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ये देखा कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं। सियासी पारा बढ़ा तो मंत्री जी बैकफुट पर भी आ गए। अब वैध अवैध का फर्क समझा रहे हैं। का कथन ये था कि महिलाओं के साथ बच्चों के साथ दुराचार होता है और जो इस कार्य में संलग्न पाया जाएगा उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। निलंबित के बाद हम बर्खास्त तक की कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी संपत्तियां हैं यानी जो अभी तरीके से अतिक्रम में या जिन्होंने हमारे सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रखा है ऐसी सारी संपत्ति को नजदीक करेंगे। मंत्री जी का इंटरेस्ट गौ सेवा में भी है। कानून ने उनको अधिकार दिया है, वो जिसकी चाहे पूजा करे, उनकी श्रद्धा है। इसलिए मंत्री जी आपको पता होना चाहिए, मंत्री पद आज है शायद कल ना रहे, लेकिन कानून और संविधान सर्वोपरि है।